हेलो। तो हम लोग लाइव आ चुके हैं। नमस्कार, सबका स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग मैथ्स एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से पढ़ने वाले हैं, एकदम आसान भाषा में। ये जो बैच है यह इसलिए बनाया गया है ताकि अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग पढ़ रहे हैं एकदम मैथ्स में बहुत ही वीक हैं, यानी कि आप वीक हो नहीं हो इससे मतलब नहीं है, एकदम हम लोग पहली क्लास एकदम शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी इसमें ऐसा हाई फाई नहीं, एकदम आसान से लेकर एकदम हार्ड लेवल तक पढ़ाया जाएगा। नंबर सिस्टम यानी कि पहला चैप्टर है हम लोग का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पहली चीज संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे परिमेय, अपरिमेय या प्राइम, इवन, ऑड, बहुत सारी संख्याएं। हिंदी में, इंग्लिश में सारी चीजें पढ़ेंगे। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, और ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारी चीजें आती है। क्रमागत संख्याओं के वर्गों और घनों का योग ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे, गुणा भाग दिया रहेगा और उसमें हमको इकाई ज्ञात करना रहेगा कि लास्ट डिजिट क्या आती है, ठीक है। क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग दिया हो, छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग कई पार्ट में धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहां पर बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं रहेगी, एकदम इत्मीनान से, एकदम आराम से हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा जोड़, घटाना, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न जितने आएंगे, घातों पर आधारित प्रश्न जितने रहेंगे, जानवरों पर आधारित प्रश्न, जैसे कई सारे जानवर हैं, कोई एक बाघ है जिसमें 100 पैर हैं और 50 गर्दन है, तो कितने जानवर होंगे। इससे ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, जैसे 50 के कितने सम गुणनखंड होंगे, कितने विषम गुणनखंड होंगे, ये सारी चीजें हम लोग, कितने कुल गुणनखंड होंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। हम लोग डेली शाम को 7:30 पर मास्टर मंत्रा यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को 7:30 पर हम लोग इस चैनल पर सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आते हैं, सबसे पहला टॉपिक है अंक। अंक यानी कि डिजिट्स, एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे और बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे। आगे जाएंगे हम लोग परिमेय संख्याओं के भी बारे में पढ़ेंगे कि अगर पाई हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है, 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है, क्या दोनों बराबर है कि बराबर नहीं है। अभी तक हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज इस क्लास को देखने के बाद एकदम आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो पहले देखते हैं अंक क्या होता है। जैसे ABCD हमारा होता है, क ख ग घ होता है, उसी से हम लोग शब्दों का निर्माण करते हैं। वैसे ही मैथ्स में हम लोग अंकों से ही सारी चीजें बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 10 अंक होते हैं। यही 10 अंक होते हैं और इन्हीं से हम लोग संख्याओं का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? हमारे परिवेश में जो भी चीजें हैं वह कितनी मात्रा में है पूर्ण रूप से, उसी मात्रा को हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास कलमों की संख्या, कलम है बहुत सारी, तो वह कलमें कितनी हैं उसी को हम लोग जब व्यक्त करेंगे गणितीय भाषा में तो उसको संख्या कहते हैं। और इन संख्याओं को हम लोग अंकों के माध्यम से, डिजिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिट्स कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं हमारे मैथ्स में, डेसिमल नंबर में, ठीक है। 10 अंक होते हैं और सबसे छोटा, अब हम लोग बात करेंगे बारी बारी से अंकों के बारे में। कुल 10 अंक हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम लोग बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में, जैसे एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं। एक अंक की संख्या, अब देखो एक अंक की संख्या, इसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक है, लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे एडवांस चीजें पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो पता ही नहीं था। चलो एक अंक की संख्या, इसमें से ये सारी है, सिर्फ 0 को छोड़कर। 0 एक अंक की संख्या
नहीं है। 0 एक अंक की संख्या नहीं है। अगर एक अंक की संख्याओं में 4 ऑप्शन आ जाए कौन सी एक अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो वह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी एक अंक की संख्या है, ये सबसे छोटी हो गई। अब आते हैं आगे। एक अंक की संख्या हम लोग समझ गए। अब इन्हीं एक अंक की संख्याओं से हम लोग 2 अंक की संख्या बनाते हैं, 3 अंक की संख्या है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बारे में हम लोग बात कर लें। 2 अंक की, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। ठीक है। अब मैं अगर पूछ दूं कि 5 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, ठीक है, अभी जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीजें भी सीखेंगे कि 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो अभी तो यहां फंस गए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि एकदम शुरू से सारी चीजें को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो अब पहले बात करेंगे हम लोग 2 अंक की। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी हो गई 10 और सबसे बड़ी हो गई हमारी 99। 3 अंक की सबसे छोटी 100, सबसे बड़ी 999। 4 अंक की सबसे छोटी 1000 और सबसे बड़ी 900। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करूं कि 3 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? बताओ। 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 3 अंक की कुल संख्याओं को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। और इसमें से ऋण 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा दो तो हमको पता चल जाएगा 3 अंक की कुल 900 संख्याएं होती हैं। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 और इसमें से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि 9000 कुल 4 अंक की संख्याएं होती हैं। ठीक है। ठीक ऐसे ही 5 अंक का पता करना रहेगा तो 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 6 अंक की कुल इतनी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। उम्मीद है अभी तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि किसी भी कितने अंक हैं तो उसकी कुल कितनी संख्याएं होंगी। जो लोग भी जुड़ते जाएंगे कमेंट करते जाएंगे साथ में, ताकि मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जुड़ रहे हैं और सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं, स्पष्ट है कि नहीं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, जिसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से समझेंगे तो हमको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। पूरे लाइफ, इस बैच को जो भी पढ़ लेगा ना उसको पूरे लाइफ के लिए, जीवन में कभी नहीं भूलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और इसलिए एकदम लास्ट तक एकदम इत्मीनान से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान है इसको छोड़ दो, आसान तो है लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है एग्जाम में, इसलिए इसको समझना और पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो पहले बात करते हैं हम लोग प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर्स के बारे में। प्राकृतिक क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं प्रकृति में, उनको हम लोग गिनते कैसे हैं, गणना कैसे करते हैं उनके, या फिर इनको काउंट कैसे करते हैं। काउंट के लिए कहां से शुरू करते हैं हम लोग? किसी चीज को गिनती शुरू करते हैं 1 से। कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ऐसे चलता रहता है, 5, 6। कहां तक जा सकता है कोई चीज को हम लोग? कहां तक गिन सकते हैं? अनंत तक, यानी कि इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट होती, ठीक है, अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन तो ये हमारा ये बन गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जिसको प्राकृत संख्या भी कहते हैं, जिसको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, जिसको गणना की संख्या कहते हैं, जिसको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, ये सारी एक ही चीज का नाम है। ठीक है। तो भविष्य में कभी भी इससे हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे।
चाहे प्राकृत संख्या कह लो या नेचुरल नंबर कह लो या गणना की संख्या कह लो या काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर, क्योंकि हम लोग काउंट करने के लिए भी यही से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? सबसे छोटी एक हो गई, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, जिसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। सभी को मैं लाइन से इसलिए रखा हूं कि ताकि आज ही सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में, ठीक है। चलो, इसमें कभी कभी क्या होता था कि कोई चीज हम गिन रहे हैं, जैसे मेरे पास एक कलम थी, ठीक है, प्राकृत संख्या से तो हमने इसको गिन दिया, लेकिन जब इस एक को हटाए तो अभी हमारे पास एक भी नहीं बचा, और एक भी को नहीं को कहते हैं शून्य। यानी कि इस प्राकृत संख्याओं में जीरो की कमी थी, और जब जीरो को हम लोग इन नंबर्स में इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। होल जितने नंबर्स होते हैं सब इसमें आ जाती हैं। जीरो की खोज बाद में हुई थी, तो जब हम इसको जीरो में जोड़े तो हमारी जितनी पूर्ण सारी संख्याएं इसमें हो गई हैं, और सभी पूर्ण हैं, एक दूसरे में क्या है, पूर्ण है। 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये सारी संख्या इन्फिनिटी तक। यानी कि इससे हमको क्या पता चला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी हो गई, 0, ठीक है। ये हो गई सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो उम्मीद है कि दो चीज, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। प्राकृत संख्या जहां से हमने काउंटिंग शुरू किया था, और पूर्ण संख्याएं जब हमने जीरो को भी इस ग्रुप में, प्राकृत संख्या के ग्रुप में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, उसको भी उसके डब्बे में, अगर इसका एक डब्बा रहता बड़ा सारा, तो उस डब्बे में जब हम लोग जीरो को भी रख देते तो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, एक चीज और जान लो, ये सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं, ठीक है। क्या होती है, धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक है, क्या होती है, धनात्मक। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक में क्या होता है, अंक जो होते हैं पूर्ण होते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे, देखो 0 1 2 3 4 5, ये सारी तो चल रही थी अनंत तक, ये हमने पूर्ण संख्या से इतना ले लिया। अब हम लोग इसका निगेटिव भी लेंगे, जैसे 0 से भी छोटा, अगर किसी के पास 0 है, और जैसे मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, ठीक है, तो 0 हो गया, लेकिन मैंने किसी से उधार लिया हुआ है, तो उस समय मैं क्या हूं, कर्ज में हूं। क्या हूं, कर्ज में हूं। तो ये जो होता है नेगेटिव नंबर्स, एक का नेगेटिव, -1 -2 -3, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं 0 और धनात्मक संख्याएं, यानी कि जितनी पूर्ण संख्याएं थी उसमें अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी इंक्लूड कर दें तो हमारी क्या हो जाएंगी, ये पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। पूर्णांक, इंटीजर, यानी कि देखो इसको पूर्णांक क्यों कहते हैं, जितने हैं ना पूर्ण अंक है। जैसे, अच्छा, अब इस पर क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं हमारा। अब क्वेश्चन में आप बताइए कि क्या हमारा 1.5 पूर्णांक है कि नहीं, 1.5 पूर्णांक है कि नहीं, नहीं, या तो 1 रहेगा, नहीं तो 2 रहेगा, तभी हमारा पूर्णांक रहेगा। 3.2 हमारा पूर्णांक है कि नहीं, नहीं है। 3.03 है, ये हमारा पूर्णांक है, क्योंकि 3.0 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दशमलव में संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती। बटे में, अगर बटे में काटने के बाद ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो हमारी पूर्णांक नहीं कही जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 हो गई। इन सारी चीजों पर बेस्ड मैं एक प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपसे क्वेश्चंस भी बनवा कर और पूछूंगा, आप लाइव इसका जवाब भी देंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरी 0 हो गई। और पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और पूर्ण होता है। ये सारी चीजें पूर्ण रूप से ही होती, पूरी होती हैं। 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, बीच में कुछ नहीं होगा, 1.5 पौने 2 1.25 ऐसा कुछ नहीं होगा, 2 होगा, नहीं तो 3 4 5, ठीक है।
अच्छा ये सबसे छोटा ऋण अनंत, चलो इसका डब्बा ये हो गया। अब हम ये तो जानते थे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 सबसे बड़ा अनंत है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 सबसे बड़ा अनंत, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? ऋण अनंत, यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक माइनस में इन्फिनिटी के आसपास कहीं है, ठीक है, माइनस में अनंत के आसपास और सबसे बड़ा इन्फिनिटी प्लस में। अच्छा जितने पर ये निशान नहीं लगा है ना, यहां पर एक हम छुपा हुआ निशान होता है जिसको धनात्मक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी एक चीज सीख लेते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा, संख्या रेखा देखो ये है, एक रेखा है जो ये 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ बहुत भारी चीज नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर से ये प्लस इन्फिनिटी तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इधर जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अब एक चीज हम जानते हैं कि अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाएं तो संख्या बढ़ेगी, संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। अब 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा +4, +4 से बड़ा +5, ठीक है। इधर देखो और इधर जाएंगे तो संख्या क्या होगी? घटेगी, ठीक। उम्मीद है कि इतनी सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी कि कब संख्या बढ़ेगी और कब संख्या घटेगी। अब हम जानते हैं कि देखो निगेटिव नंबर्स में क्या होता है ना, ये ऋण 6 से क्या है? ये छोटा है। -7 और -6 की बात करें तो इसमें छोटा कौन है? -7 छोटा होगा और -6 बड़ा होगा। निगेटिव नंबर्स में जो छोटा दिखता है वह बड़ा होता है, जो बड़ा दिखता है वह छोटा होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि -100 और 0 में कौन बड़ा है, तो -100 इधर कहीं आएगा और 0 यहां पर है, यानी कि 0 क्या है? बड़ा है, ठीक है। अच्छा -5 और 1 +1 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। कौन छोटा है? ये छोटा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में, ठीक है। अनुवर्ती, ये भी प्रश्न, ये सारी चीजें जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, छोटे बड़े सभी एग्जाम्स में ये सारी चीजें क्या होती हैं? पूछे जाते हैं। अनुवर्ती जान लो और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती क्या होता है? पूर्व का मतलब पहले। जैसे मान लो अगर मैं 4 की बात करूं, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के पूर्ववर्ती यानी 4 के पहले कौन सी संख्या आई है? ठीक पहले, तो 4 के पहले आई है 3, तो 4 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 3। अनुवर्ती का मतलब एक आगे, अनु का मतलब आगे, पूर्ववर्ती का मतलब एक पीछे, ठीक है। तो अगर कोई संख्या ले लो, -4 ले लो, -4 की अनुवर्ती क्या होगी? -3, एक आगे क्या होगी? और पूर्ववर्ती -5। संख्या रेखा से ये चीजें, ये हो गई अनुवर्ती, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं सक्सेसर, इसको कहते हैं प्रीडिसेसर। जो भी स्पेलिंग होगी इसकी देख लेंगे, ठीक है। सक्सेसर का मतलब जैसे हमारा साम्राज्य है, कोई राजा महाराजा के उत्तराधिकारी होते थे तो वो सक्सेसर कहे जाते थे। प्रीडिसेसर यानी कि उनके पूर्वज, ठीक है। तो -6 का पूर्ववर्ती -7 हो जाएगा और अनुवर्ती एक आगे वाला यानी कि एक दाहिने वाला -5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ -100 का अनुवर्ती क्या होगा? -100 का अनुवर्ती क्या होगा? दो ऑप्शन है, -99 और
101। बताओ इसका अनुवर्ती क्या होगा, -100 का अनुवर्ती क्या होगा, -100 का अनुवर्ती यानी कि एक आगे यानी एक दाहिने तरफ, इसका अनुवर्ती -99। इसको अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हम लोग धन 1 करते हैं, पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए ऋण 1 करते हैं। ठीक है, अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हम लोग +1 करते हैं और पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम लोग -1 करते हैं। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही आसान चीज पर, सम संख्या और विषम संख्या पर। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं साथ में कमेंट भी करते चलो। सम संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग 2 भागों में तोड़ सकते हैं बराबर बराबर। ठीक है, जिसको पूरी तरीके से 2 भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या फिर यह कह लो कि 2 से पूरी पूरी भाग चली जाती है। यानी कि 2 से जब हम भाग दें, पूरी भाग का मतलब पूरा कटने का मतलब कि 2 से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 बचे। जैसे अगर हम 4 की बात करें, 4 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 0। ठीक है, इतनी आसान चीज भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलो अब बात करते हैं सबसे छोटी सम संख्या। चलो सबसे छोटी सम संख्या 0, 2, 1, 4। बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। तो अब तो यहां कंफ्यूजन हो गया कि 0 होगा कि 2 होगा। तो मैं बता रहा हूं सबसे छोटी संख्या सम संख्या 2, क्योंकि सम जो होता है ना, ये सारी चीजें हम लोग प्राकृत संख्याओं पर ही से ही हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि सबसे सम पूर्णांक कौन सा है, सम पूर्णांक, तो ये भी तो पूर्णांक है, और 0 में तो हर संख्या से भाग चली जाती है, तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सम संख्या अगर पूछ दिया, इवन नंबर पूछ दिया, तो वो हमारी 2 हो जाएगी। ये सबसे छोटी सम संख्या होती है। और विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर्स, जो सम संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे 1 में 2 से भाग दोगे तो 1 शेषफल बच जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो ये हो गया सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम। ठीक है, आज की जो क्लास है एकदम बेसिक है, और कल से जो हम लोग है इस पर एक एक नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। एक चीज पढ़ाऊंगा और उस पर मैं क्वेश्चन तुरंत पूछूंगा और आप तुरंत उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास एकदम सिर्फ समझने के लिए पहली क्लास है, तो एकदम आसान सी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भाज्य संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर इतने ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और इतना ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वैसे तो सब जानते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूजन वाला है ना कि हमेशा आप लोग गलती करते रहते हो। देखो आज के बाद कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि जितने प्रकार के इस पर प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं इस पत्र में बताने वाला हूं। चलो, भाज्य संख्या क्या होती है। जैसे जो संख्या या तो खुद से कटे या 1 से कटे। कटने का मतलब विभाजित हो जाए, यानी कि खुद से भाग तो हर संख्या में चली जाती है और 1 से भी भाग हर संख्या में चली जाती है, लेकिन सिर्फ ये दोनों चीजें होनी चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 की बात करेंगे, सॉरी भाज्य संख्या है, पहले हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, सॉरी गलत हो गया था, अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखो जो संख्या खुद से कटे या 1 से कटे, या की जगह अगर हम लोग और कर दें तो हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 चीजें होनी चाहिए, खुद से तो कटना ही चाहिए और 1 से कटना चाहिए, इसके अलावा तीसरी कोई संख्या उसको काट ना पाए। जैसे 5 की हम लोग बात करते हैं। 5 देखो
हमारा किससे कटता है? 5 से कटेगा, 5 में 5 से ही भाग जाएगी ना, कटने का मतलब पूरी तरीके से भाग चली जाए और 1 से भाग चली जाए। अगर हम लोग 7 की बात करें तो 7 में किससे किससे भाग जाएगी? 7 से भाग जाएगी और 1 से भाग जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से कटने लगे, जैसे 10 हो गया, ठीक है, या फिर 9 ले लो। 9 देखो, 9 किससे किससे कटेगा? 9 9 से कटेगा, 9 1 से कटेगा, लेकिन इसके अलावा ये 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी इसमें भाग पूरी चली जाएगी। तो 9 हमारा हो गया भाज्य संख्या। जो संख्या एक स्वयं यानी कि खुद से और किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य प्राकृत संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। अब ये जितना आसान लग रहा है उतना ही ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो, अभाज्य यानी कि नहीं कटे, सिर्फ 2 चीजों से कटे, खुद से कटे, 1 से कटे, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया। भाज्य संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से तो कटता है, उसके अलावा अन्य किसी एक और प्राकृत संख्या से कट जाए, यानी कि इसके 3 गुणनखंड होने जरूरी है। अब इसमें कंफ्यूजन कैसे आता है? कंफ्यूजन कहां कहां आता है? अब हम लोग बात करेंगे एक की, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एक सिर्फ 1 से कटता है और खुद भी एक ही है, यानी कि अभाज्य संख्या के लिए खुद से कटे और एक से तो कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए, और ये खुद दोनों है। खुद क्या है? दोनों है। इसलिए यह अभाज्य की परिभाषा जो है, अभाज्य की परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहा है, फिट नहीं बैठता है। ठीक है, चेक कर लो भाज्य है कि नहीं। भाज्य के लिए क्या चाहिए? यह संख्या 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी अन्य से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी। 1 से कटे, खुद से कटे, तो ये 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, किसी अन्य से तो बात ही नहीं। तो ये भाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। यानी कि एक जो है न तो भाज्य है, एक जो है हमारा क्या, एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, यानी कि ना तो ये प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। उम्मीद है कि अभी तक समझ में आ रहा होगा। एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अभाज्य की जो परिभाषा बताई है उसमें भी फिट नहीं हो रहा है। अभाज्य की परिभाषा कि खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि दोनों चीजें तो वो स्वयं ही है यार, तो तीसरा कोई मिल ही नहीं रहा है। और इसमें 1 और खुद के अलावा एक और संख्या से कटे, तो इसमें भी फिट नहीं है, इसमें भी फिट नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और नंबर्स के बारे में। बात करते हैं 2 के बारे में। 2 देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? भाज्य हुआ कि अभाज्य हुआ? ये हो गया अभाज्य, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि 2 जो है एक सम संख्या है और 2 इकलौती सम संख्या है जो कि क्या होती है? अभाज्य होती है। 2 के अलावा जितनी सम संख्या है देखकर तुम बता दोगे कि ये 2 से तो कटेगा ही, लेकिन 2 इकलौती सम संख्या है। इकलौती सम भी है लेकिन इकलौती है, इकलौती है, ठीक है। इसके अलावा 2 जो है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बहुत सारे लोग उसको 3 समझ जाते हैं और एग्जाम में गलती करके चले आते हैं, ठीक है। तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब हम लोग कुछ अभाज्य का संख्याओं को लिख लेते हैं
और उसके बारे में और ज़्यादा उस पर डिस्कस करते हैं। चलो पहली अभाज्य संख्या हो गई हमारी 2, दूसरी कौन सी हो गई 3, तीसरी 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11, फिर 13, 14, 15, 16 नहीं होगा, फिर 17, फिर 19। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये अभाज्य हो गए। चलो अब हम लोग भाज्य लिखते हैं। इधर भाज्य के बारे में थोड़ा सा देख लो। भाज्य, भाज्य सबसे पहली भाज्य कौन सी हो जाएगी? 2, 3 तो होगा नहीं, 4 होगा, फिर 5 होगा नहीं, 6 होगा, फिर 7, 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। ये भी इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं इस पर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी हो गई, चलो पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, सबसे छोटी अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या हो गई? 2। और सम अभाज्य संख्या, सम भी हो अभाज्य भी हो, 2। ठीक है, अभी तो आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ देता है ना, तो बहुत लोग 1 मार्क कर चले जाते हैं, या फिर जिसको ये पता रहता है कि 1 नहीं होता है तो 3 मार्क कर चले जाते हैं, समझते हैं 2 तो सम संख्या है, तो सम अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, सब विषम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी? 3। ठीक, ये तो क्वेश्चन इस पर आ गए। अब पूछ दिया कि तीसरी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तीसरी 5, चौथी 7। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अगर बेसिक समझ गए हैं तो समझ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि पहली भाज्य संख्या, तो बहुत सारे लोग 2 मार्क कर चले आएंगे। ठीक है, लेकिन पहली भाज्य संख्या हमारी क्या हो गई? 4। ठीक है, पहली विषम भाज्य संख्या, विषम भी हो लेकिन भाज्य भी हो। पहली विषम भाज्य संख्या क्या होगी हमारी? जो कि विषम भी है और भाज्य भी है। विषम का मतलब कि जो कि 2 से न कटे, तो वो हमारा हो जाएगा 9। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर, चैनल पर आप जाएंगे तो कम्युनिटी पोस्ट पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता हूं जिसके सिर्फ गलत जवाब आते हैं। मैं बहुत रेयर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उसका सही जवाब देते हैं, ज्यादातर लोग उसका गलत जवाब देते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग भाज्य अभाज्य भी समझ गए। ठीक है, अब आते हैं कुछ और नंबर पर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे देखो, अगर मैं बात करूं 9 की और 14 की, 9 और 14 एक संख्या, या फिर 9, 10 ले लो ना, 9 और 10, ये नंबर ऐसे हैं कि दोनों भाज्य हैं, लेकिन इनको को प्राइम कहते हैं। को प्राइम इसलिए कहते हैं, को का मतलब साथ में, और प्राइम, ये साथ में प्राइम इसलिए कहे जाएंगे, सह अभाज्य इसलिए कही जाएंगी क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काटे। जैसे अगर मैं बात करूं 12 की और 14 की, तो 12 को देखो 2 इसको भी काट सकता है, 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, ये 3 से कटेगा, लेकिन सिर्फ यही कटेगा, ये हमारा 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, लेकिन कोई कॉमन नंबर ऐसा है कि दोनों को काट दे? नहीं। यानी कि इन दोनों का HCF क्या है? 1 आए। HCF 1 आए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हम लोग भिन्नों को काटते हैं। जैसे 15/20, इसको हम लोग काटते हैं, और कब तक काटते हैं? इसको हम लोग काटेंगे 5 से 5 या 15,
5 चौके 20, 3/4। देखो तब तक काटते हैं जब तक ये और नहीं कटती हैं, जब तक ये सह अभाज्य नहीं हो जाती। सह अभाज्य नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग इसको काटते हैं, ठीक है। सह अभाज्य नहीं हो जाती हैं तब तक इसको हम लोग काटते हैं और ये होती है कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें 15 की और 16 की, बताओ 15 16 ये भी कट भाज्य है, ये भी भाज्य है, लेकिन ये दोनों साथ में सह अभाज्य है। अगर 15/16 है तो इसको हम लोग और नहीं काट सकते, ठीक है। अगर हमारा 50/64 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, इसको हम लोग काट सकते हैं। जैसे ये हो गया 25 और ये क्या हो जाएगा 32, ठीक है। अब 25 और 32 क्या हो गई, हमारी सह अभाज्य हो गई, सह अभाज्य यानी कि कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम लोग सह अभाज्य भी समझ चुके हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा 3 के बाद क्या आया था, पहला था 2, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 10 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो कही जाती हैं जिनमें 2 का अंतर हो। कितने का, 2 का अंतर हो और दोनों अभाज्य हो, अभाज्य संख्या है। जैसे हमारा 17 19 क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। 11 और 13 ट्विन प्राइम हो जाएंगे। 5 और 7 क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम हो जाएंगे। 3 और 5 क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। 2 का अंतर हो और दोनों अभाज्य संख्याएं हो, उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं, या फिर उसको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परिमेय संख्याएं। बहुत ही मजेदार चीज है परिमेय संख्याएं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती है, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज तक हो सकता है कि कंफ्यूजन में रहे हों। बहुत दिनों तक जब मैं पढ़ता था तो परिमेय संख्याएं मैं कई साल तक नहीं समझ पाया कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, क्योंकि कभी कहते थे कि पाई जो है हमारा अपरिमेय है, कभी कहते थे पाई बराबर जो है 22/7 हमारा परिमेय है। तो एक ही चीज दोनों कैसे हो सकती है, एक ही चीज दोनों कैसे हो सकती है, आज की वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि पाई या फिर परिमेय अपरिमेय होता क्या है। देखो, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो। अब तो आप कहोगे कि हर संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, P/Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से नीचे का मतलब 0 से भाग देना, ठीक है। नीचे हम लोग 0 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग नीचे 0 नहीं लिख सकते। और P और Q है क्या, P क्या है और Q क्या है, ये दोनों हमारे पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। लेकिन Q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि जितनी चीजें तुम सोच सकते हो, जैसे 4/5 ये पूर्णांक है। अच्छा, ये भिन्न से अलग कैसे है, ये भी चीज हम लोग अभी जानेंगे। 3/2, 1/5, 6/7, ठीक है। एक हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग 1/1 अगर लिख दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। 5 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं। 0 भी हमारी परिमेय संख्या है, 0 भी हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। 1.5 1.5 को भी हम लोग परिमेय संख्या, ये भी है। 22/7 भी हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। 1.5 कैसे है, क्योंकि 1.5 को हम लोग 15/10 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से तो सारी संख्याएं परिमेय हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या आई कहां से, क्या इससे कुछ बच जाता है कि इसमें आता है, ठीक है।
तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं कहूँगा कि एक बार जरूर आप लोग कमेंट करते चलो ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अपरिमेय संख्या बची कहाँ? जब सारी तो हमको लग रहा है कि इसमें आपको लग रहा होगा कि परिमेय, और ये भिन्न से अलग क्यों है ये भी अभी हम लोग जानेंगे। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ मैंने नंबर्स लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं बात करूं √2 की, ठीक है, अगर मैं बात करूं √2 की, तो √2 की हमारी वैल्यू होती है 1.41213। ठीक है, मैं यहां पर इसकी एकदम लंबी वैल्यू मैं लिख कर लाया हूं 1.414213562 13562 13562 3730 95, और ऐसे ही ये चलता जाएगा, ऐसे ही ये क्या होता रहेगा, चलता जाएगा। ऐसे ही अगर हम √3 की बात करें तो आखिर इसको हम लोग P/Q, क्या हम लोग इसके बटे में 1 करके 0 0, लेकिन ये कहां तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये रहता ना ऐसे 1.3333, तो इसको हम लोग तुरंत बटे में क्या कर सकते थे, लिख सकते थे, इसको 13/9 क्या कर सकते, इसको हम लोग भिन्न में क्या कर सकते हैं, तुरंत 0.33 है ना, तो इसको हम लोग तुरंत 10/3 क्या कर लेंगे, 1/3 1/3 क्या कर लेंगे, तुरंत इसको हम लोग बना लेंगे। लेकिन ये रिपीट हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और यहां पर कभी भी ये रिपीट नहीं हो रहा, ये ऐसे कुछ भी नंबर्स आते जाएंगे। ऐसे ही √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है जो हमारी 1.732050807757, और ऐसे ही और बहुत ही लास्ट तक चलता जाएगा, कोई रिपीटिशन ही नहीं है। चलो अब हम लोग बात करेंगे पाई की। पाई का जो मान होता है हमारा 3.141592053 और ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही अनंत तक उसका वो चलता जाएगा। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे 22/7 की। अच्छा, इसको हम लोग भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, इसको हम लोग भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। 22/7 का जो हमारा मान होता है वह आप बदल कर देख लो। चलो मैं बताता हूं 22/7 का मान कितना होता है। 22/7 ये हमारा आया 3.142857, और ऐसे ही ये क्या होता रहेगा। चलो मैं बताता हूं क्यों 22/7 है। 5714142857 142857, यहां पर हम देखेंगे 22/7 की जो वैल्यू है 3.1428, पहले तो ये पाई के बराबर नहीं है, लमसम बराबर है, लगभग बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। और इसको जो है ना 14285 फिर 14285 ये रिपीट कर रहा है, और इसको हम लोग जब रिपीट करता है तो उसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं, इसको P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है, रिपीट कभी नहीं कर रही है, ये सारी P/Q के रूप में हम लोग कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक, कितना प्रिसाइज वैल्यू लास्ट तक हम लोग अभी तक पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कभी भी एकदम जितना अंदर जाते जाओगे ना, घुसते जाओगे, उतना ही वो होता रहेगा। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। E इसकी वैल्यू भी नहीं लिख सकते। log 2 ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, E की वैल्यू भी ऐसे ही दशमलव में कुछ होती है, जैसे 2.7182 2.7182 ऐसे ही बहुत सारी जाती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अब लोग कहते हैं ना कि पाई हमारी अपरिमेय क्यों है, क्योंकि पाई की वैल्यू ऐसे आ रही है, और पाई बराबर 22/7। तो एक चीज आज जान लो कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये लगभग होती है। पाई बराबर 22/7 लगभग, और यही कारण है
यही कारण है कि जो मैं पढ़ता था तो टीचर्स मुझको पढ़ाते थे कि पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन पाई परिमेय नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा मैं कंफ्यूज रहता था, क्योंकि पाई की वैल्यू उस समय इंटरनेट वगैरह इतना था कि नहीं कि मैं पता कर पाऊँ। ठीक है, तो इस वजह से आज आप समझ गए होंगे कि पाई जो है परिमेय संख्या नहीं होता, अपरिमेय होता है। अगर 22/7 रहता तो ये परिमेय हो जाता। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, अब हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक की चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही हैं तो एक बार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, चलो सभी लोगों का 1111, चलो ठीक है, सभी लोग कमेंट करो, कमेंट मुझे दिखने। आलोक वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, एसटी एक्सपेरिमेंट, सभी का स्वागत है। अभी तक चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो अच्छी चीज़ है। अब आएंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये जो इनका गुच्छा है ना, ये जो इसका पैकेट था परिमेय का, जिसमें सारी परिमेय संख्याएं रखी जा रही थी, और जो अपरिमेय संख्याओं का पैकेट है, अगर इसको डब्बे में पैक कर दें हम लोग, क्या कर दें, इसको अगर हम लोग डब्बे में पैक कर दें और इसको डब्बे में पैक कर दें और इन दोनों डब्बों को एक जगह रख दें तो हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। इन दोनों डब्बों को क्या करें हम लोग, इस डब्बे में भर दें। ठीक है, तो हमारी परिमेय और, ठीक है, परिमेय अपरिमेय सारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर। अब कुछ अन्य संख्याएं भी होती हैं, जैसे रामानुजन नंबर। रामानुजन क्या होती है? ये सारी चीजें आपके लिए हो सकता है नई हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको बस मैं थोड़ा सा बताऊंगा, एकदम हल्का सा ब्रीफ में। रामानुजन नंबर क्या होते हैं? जैसे मान लो एक नंबर है 1729। रामानुजन ने एक बार ये कहीं जा रहे थे और इनकी टैक्सी जो गाड़ी थी उसका जो नंबर था उसका नाम था 1729। इसको इन्होंने क्या किया कि कहा कि 1729 को हम लोग दो तरीके से क्यूब में लिख सकते हैं, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, और इसके अलावा 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, 12 का क्यूब हमारा 1728 होता है और एक 1729, और 10 का क्यूब होता है 1000 और 729 इसका क्यूब होता है। तो ये जो नंबर है ना, ये रामानुजन नंबर कहा जाता है। इसके अलावा 4104 है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब, और इसको हम लोग और लिख सकते हैं 9 का क्यूब और 15 का क्यूब, 9 का क्यूब और 15 का क्यूब। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं जिसको हम लोग दो तरीके से क्यूब के फॉर्म में ऐड करके लिख सकते हैं। ऐसी संख्याओं को ही रामानुजन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें 1729 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली रामानुजन संख्या है। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसा अक्सर पूछ देता है कि रामानुजन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होप की क्लियर हैं। अब हम लोग बात करेंगे संपूर्ण संख्या के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे एक नंबर है 6, 6 किन किन संख्याओं से कटती है खुद के अलावा? 6 किन किन संख्याओं से खुद के अलावा कट सकती है? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, और इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये फिर से 6 हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई? और ऐसे नंबर्स को कहते हैं परफेक्ट नंबर। एक 6 होता है, एक 28 होता है। 28 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, 6 से नहीं, 6 से नहीं कटता है। 1 से, 2 से, 4 से कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। और इन सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो 14 7 21 और 21 4 26, 21 और 4 25, 2 27 और 1 28, ये फिर से 28 के बराबर हो गया। ऐसे ही हमारा 496 होता है, ऐसे ही हमारा 8128 होता है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, और ऐसी एक अभी अभी संख्या डिस्कवर की गई है, ऐसी अभी अभी एक संख्या डिस्कवर की गई है जो कि जिसमें क्या है, लगभग 5 करोड़ अंक है। 5 करोड़ अंक हैं
बहुत सारे संपूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या जिसको जोड़ने पर उनके फैक्टर्स को क्या होता है, उनके फैक्टर्स को जोड़ने पर इतना आता है। और अभी अभी एक लेटेस्ट संख्या जिसमें 5 करोड़ अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 करोड़। तो आज की क्लास कैसी लगी? इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे इसको आप लोग पता करके आएगा। एक होता है फिबोनाची, फिबोनाची या फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? वैम्पायर नंबर्स क्या होते हैं? वैम्पायर नंबर्स, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपके लिए दे रहा हूं कि सारी चीजों पर आप रिसर्च करिए कि फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, वैम्पायर नंबर्स क्या होते हैं। इसके अलावा परफेक्ट नंबर तो बताया ही, एक और होता है नार्सिसिस्टिक नंबर, ठीक है। ये सारी नंबर्स क्या होते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग खुद से रिसर्च करिए कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास में यहीं पर रेस्ट लेता हूं। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे ये जान ले, कल हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे, जैसे 1, 3, 5, ऐसे ही बहुत सारी संख्या, 1, 2, 3, इन सभी को जोड़ना रहेगा। 50, 51, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स रहेंगे। हम लोग तुरंत उसको क्या कर पाएंगे? जोड़ पाएंगे, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ठीक है। तो ऐसी और भी एक ये पढ़ लेंगे, क्रमागत संख्याओं के वर्गों और घनों का योग, ठीक है। जैसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, 50 तक ऐसे रहेगा। क्यूब रहेगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे? ये सारी चीजें हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर कमेंट में बताएं, और कल फिर से हम लोग जुड़ेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही। तो पढ़ते रहें, और एकदम बेसिक से अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और मेरा भी हेल्प हो पाए, मेरा भी पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो, मन लग सके। तो समझ में आ रहा कि नहीं ये भी कमेंट करेंगे। कल की क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।